Good morning, student. Now I teach you the second lesson of geography. Name of the lesson natural resources of the world. जो विश्व के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या जानना है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ना। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन और ए कंट्री। नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो प्राकृतिक संसाधन हम लोगों को प्रकृति से मिलता है, ज़मीन है, पानी है, हवा है, हाँ, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, किसी देश के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम लोगों के देश के जो अर्थनैतिक जो उन्नति है, प्रगति है, उसको विकास करने में ये नेचुरल रिसोर्सेज ही मदद करती है। अब लैंड रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना है। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज़ द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज वी लिव ऑन इट। सबसे प्राथमिक जो हम लोगों के संसाधन है और ज़रूरी भी है वो लैंड है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही सब कुछ होता है। चाहे हम लोग घर द्वार बनाए वो भी ज़मीन के ऊपर, चाहे फसल उगाए वो भी ज़मीन के ऊपर, जो भी प्राकृतिक चीज़ हम लोगों को मिलता है, पहाड़, पर्वत, पानी, सब कुछ लैंड के ऊपर ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए लैंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब लैंड को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, उसी को लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, जिस तरीके से हम लोग ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। जब ज़मीन को हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम लोग खेती करते हैं, उसमें जंगल होता है, जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, उसमें चरते हैं, और हम लोग घर द्वार बनाते हैं, कौल कारखाना बनाते हैं, हाँ, रास्ता बनाते हैं। ये सब कुछ करके हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़मीन को जो जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल पैटर्न है, एक पिक्चर के द्वारा देखो दिया गया है इसमें, ये ग्लोबल पैटर्न जो FAO फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक लैंड यूज़ का एक पैटर्न बना है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो देखो ऐसे एक पिक्चर के माध्यम से दिया है, और नीचे दिया है कि किस किस देश में, वर्ल्ड के किस किस देश में क्रॉप्स लैंड कितने यूज़ हो रहा है, पास्चर लैंड, फॉरेस्ट और अदर यूजेस कैसे हो रहा है, ये तुम लोग चार्ट से देख लेना। तो 11% इसमें यूज़ हो रहा है क्रॉप के लिए, जितना लैंड है। 26% पास्चर जो चरगाह होता है, 30% जंगल है, और 33% अदर्स है, जैसे जिसमें क्या रहता है, स्नो है, रॉक है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, ये सब। और लैंड यूज़ इन इंडिया, इंडिया में कैसे लैंड का यूज़ होता है, इंडिया में हर जगह की तरह वैसे ही यूज़ होता है जैसे बाकी देशों में रहने के लिए, घर द्वार मकान बनाने के लिए। तो इसमें 333 मिलियन हेक्टर लैंड है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबल लैंड 305 मिलियन हेक्टर्स, और उसमें से 45% हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन, खेती करते हैं। 27% इसमें प्लेट्यूज है, 30% माउंटेन्स है, जहाँ पे और सारे मतलब जो ब्यूटीफुल चीज़ है, हम लोगों के वाइल्ड लाइफ है, ये सब रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लैंड हम लोगों को लिए इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि सारे काम हम लोगों को लैंड से ही करना होता है। और इसके बाद सॉइल रिसोर्सेज आता है, सॉइल भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के धरती के जो ऊपरी भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल। इसके बहुत सारे भाग हैं, सबसे ऊपर जो रहता है सॉइल के ऊपरी हिस्सा जो बहुत फर्टाइल होता है, जिसमें खेती वगैरह होता है, पेड़ उगते हैं, वो उसको टॉप सॉइल कहते हैं। उसके ठीक नीचे साफ सॉइल रहता है, इसमें भी ह्यूमस भरा रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है। उसके नीचे रहता है पार्टली वेटर रॉक, जिसमें बड़े बड़े पत्थर का हिस्सा रहता है, और उस सबसे नीचे रहता है बेड रॉक, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर रहता है। तो ये सभी लेयर्स मिलके मिट्टी बनता है। मिट्टी कैसे बनती है, जो पत्थर होती है उसी पत्थर टूट टूट के वो छोटा छोटा एकदम बालू जैसा बन जाता है। फिर उसमें बहुत सारे जैविक पदार्थ मिलके जो भी कुछ मरते हैं, हाँ, पानी हो, प्राणी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सब उसी मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और वो धीरे धीरे एक साथ मिक्स होके सख्त बन जाता है और मिट्टी में परिवर्तित होता है। अभी हम लोग इंडिया के सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या दिया है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग ICAR कहते हैं, हैज़ क्लासिफाइड इंडियन सॉइल इनटू 8 ग्रुप। इंडियन सॉइल को 8 भागों में बांट दिया गया है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल,
लैटेराइट सॉयल, डेजर्ट एंड एराइड सॉयल, सलाइन सॉयल, पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉयल एंड फॉरेस्ट सॉयल। ये 8 भागों में सॉयल को बांट दिया गया है इंडियन सॉयल। इसमें सब बुक में देखना एक परसेंटेज दिया है कि टोटल एरिया के कितने परसेंट किस तरह के सॉयल से बना हुआ है। इसमें देखो ऐसे लिस्ट करके दिया गया है इसमें पूरा आटो सॉयल का। और एक चीज़ इसमें तुम लोग देख लो कि पूरे वर्ल्ड के जितने लैंड है वो किस पर्पस में कितने परसेंट यूज़ हुआ है, ये चार्ट वाइज इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं नहीं बताई हूँ, इसको तुम लोग पढ़ लेना। तो इसके बाद तो इंडियन सॉयल के जो अलग अलग डिवाइडेशन है उसमें देखो सबसे पहले एलुवियल सॉयल आ रहा है। ये बहुत उपजाऊ सॉयल होता है। ये कैसे बनता है देखो, द फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक मटेरियल कैरिड इन सस्पेंशन एंड डिपोजिटेड ऑन द लैंड बाय ए रिवर इज कॉल्ड एल्बुमियम। ये सॉयल कंपोज्ड बाय एल्बुमियम इज कॉल्ड एलुवियल सॉयल। मोस्ट फूड ग्रेन्स व्हीट राइस ग्रोन हेयर। जो नदी क्या करते हैं अपने रास्ते पे जब चलती हुई जाती है तब वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर चलती है। ईंट पत्थर जो भी कुछ मिलता है उसके रास्ते में सब कुछ वो लेकर चलते हैं और वही सब चीज़ धीरे धीरे नदी के नीचे जमा होता है। और वो जमा होते होते नदी के जो वो होता है वेव होता है उसके द्वारा वो किनारे पे पहुंच जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा होती जाती है। और उसी से बनता है इस तरह का मिट्टी जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये बहुत उपजाऊ होती है, इसी के लिए इसमें हर तरह के फूड ग्रेन्स होता है। राइस हो, व्हीट हो, मतलब गेहूँ हो, चावल हो, बाकी सब क्रॉप्स भी क्या होता है इसमें होता है। उसके बाद आ रहा है ब्लैक सॉइल। ये कलर थोड़ा सा ब्लैक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूम्स और आयरन ऑक्साइड भरी रहती है, मिक्स रहती है, इसीलिए ये थोड़ा कलर इसका दूसरा रहता है। ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा है ब्लैक सॉइल। ये ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब एरिया में हम लोग ब्लैक सॉइल देखते हैं। इसमें ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ ह्यूम्स एंड आयरन ऑक्साइड कलर इज़ ब्लैक। इसमें आयरन ऑक्साइड और इसमें ह्यूम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसका कलर क्या है ब्लैक है। ये उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल आ रहा है। ये कैसे बनती है? डिराइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द ग्रेनाइट एंड जिनसिस रॉक्स इन हाई एंड मॉडरेट रेनफॉल रीजन। ये जो ग्रेनाइट शिला होता है वो सब शिला हवा, पानी, धूप इन सब के कारण धीरे धीरे वो टूटता जाता है। टूटते टूटते वो क्या होता है इस तरह का मिट्टी बन जाती है। इसमें भी आयरन भरा रहता है। और इसका कलर थोड़ा बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ भी मिला रहता है, बहुत सारे मतलब केमिकल पदार्थ भी रहता है, इसके लिए इसका कलर थोड़ा सा रेड और येलो जैसा हो जाता है। और ये जो है ये हम लोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन सब एरिया में, त्रिपुरा, मेघालय इन सब एरिया में ये रेड और येलो सॉयल हम लोग देखते हैं। उसके बाद आ रहा है लैटेराइट सॉयल। ये ज़्यादातर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में देखते हैं। ट्रिपिकल सॉइल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स विथ हेवी सीजनल रेनफॉल। जिन एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है उन सब जगहों पे हम लोग लैटेराइट सॉइल देखते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट, छोटानागपुर प्लेट्यू, बिहार के साउथ एरिया में, मेघालय जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है उन सब एरिया में हम लोग क्या देखते हैं बहुत लैटेराइट सॉइल देखते हैं। इसमें कॉटन, राइस, व्हीट, पल्सेस ये सब फसल होती है। उसके बाद डेजर्ट एंड एराइड सॉइल। जो डेजर्ट एरिया होता है, रेगिस्तान होता है, उस एरिया में डेजर्ट सॉइल हम लोग देखते हैं। वो क्या होता है बहुत ज़्यादा सूखा एरिया होता है, मतलब उसमें नमी बहुत कम रहता है उस मिट्टी में, और बहुत वो क्या होता है मिट्टी एकदम बालू जैसा होता है, वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं होता है। जैसे हम लोग राजस्थान के तरफ चले जाएंगे और उसके बाद कच्छ के रान, उसके बाद हरियाणा, पंजाब इन सब एरिया में हम लोग डेजर्ट सॉइल देख सकते हैं। उसमें उतना ज़्यादा फसल नहीं होता है। उसके बाद सलाइन सॉइल, ये हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे देखते हैं? इसमें देखो दे कंटेन लार्जर पोर्शन ऑफ द सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। सलाइन सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम रहता है। और ये मतलब जिन सब एरिया में हम लोग क्या देखते हैं मतलब समुद्र वाली एरिया, उस एरिया में ये हम लोग सलाइन सॉइल देखते हैं।
और इसमें कोकोनट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये सब। और ये छोड़ के पीटीएन ऑर्गेनिक सॉइल, ये हम लोग फाउंड इन द एरियाज ऑफ द हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी एरिया। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, हाँ, और नमी बहुत ज़्यादा रहता है, उस एरिया में ये सॉइल देखते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर भरा रहता है। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सब एरिया में देखते हैं ये इस तरह की मिट्टी, और ये बहुत फर्टाइल होता है, तो इसमें हर तरह के फसल होता है। ये छोड़कर हम लोग फॉरेस्ट सॉइल देखते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग माउंटेन एरियाज़ में, जहाँ पे जंगल है, उस एरिया में ये देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पेड़ पौधे ये सब उगते हैं। इसके बाद आना है लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन। लैंड और ज़मीन को और उसको सॉइल को दोनों को रक्षा करने के लिए हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग मल्चिंग करते हैं, काउंटर बैरियर्स करते हैं, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और काउंटर प्लाविंग। ये सब स्टेप हम लोग अपनाते हैं ज़मीन को हम लोग क्या करने के लिए, बचाने के लिए, मिट्टी को मिट्टी के जो क्षय होता है उसको रोकने के लिए। तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पत्ती वगैरह से, घास फूस से ढक के रखते हैं एरिया को, ताकि पानी उसके ऊपर अगर गिरे भी तो मिट्टी को बहा के लेकर ना जा सके। काउंटर बैरियर्स में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का बाधाएं बनाते हैं ऊंचा करके, हाँ, मतलब मिट्टी को बैरियर्स करते हैं खोद के, उसके चारों तरफ जहाँ पे हम लोगों को मिट्टी को बांध के रखना है, उसके चारों तरफ मिट्टी का थोड़ा सा एक बांध जैसा बना देते हैं। और हम लोग रॉक डैम, पत्थरों से बांध बनाते हैं उसके माध्यम से भी। और क्या करते हैं, जो पथरीली एरिया है वहाँ पे स्लोप करके हम लोग ज़मीन को बनाते हैं खेती करने के लिए, ताकि पानी एक जगह रुका ना रहे और स्लोप के माध्यम से वो नीचे की तरफ चले जाए। टेरेस फार्मिंग में हम लोग सीढ़ीनुमा ज़मीन बनाते हैं। सीढ़ी के तरह क्या होता है, ज़मीन को काटा जाता है, ताकि क्या हो, पानी अगर गिरे भी तो वो धीरे धीरे पानी गिरता रहे, एक बार में सब कुछ बहा के लेकर ना जा सके। और इंटरक्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के उर्वरता को बढ़ाने के लिए, और ऐसे हम लोग फसल के साथ ऐसे पेड़ वगैरह लगाते हैं ताकि वो मिट्टी जो है उसको खींच के रख सके, उसको धुलने से बचा सके। और क्या करते हैं, कंट्रोल प्लाविंग में हम लोग जो समझ जुताई करते हैं, उसमें हम लोग प्लाविंग करते हैं, ऐसे हिल स्लोप में खास करके ये करते हैं, ताकि वो वाटर को फ्लो ऐसे करके ज़मीन को मतलब बनाया जाता है कि पानी अगर गिरे भी तो वो थोड़ा सा जो उसके चारों तरफ थोड़ा बाधाएं बनाया जाता है, उसके द्वारा पानी को रोका जाए, एक बार में पानी सब कुछ बहा के लेकर नहीं जा सके। और उसके बाद वाटर रिसोर्सेज आता है, जो सबसे ज़रूरी है। बिना वाटर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको अमृत के समान माना गया है, क्योंकि हर काम में हम लोगों को पानी चाहिए। और हम लोगों के धरती के 70% जो है वो पानी आइस के रूप में मौजूद है, और 30% जो पानी है वो ग्राउंड के, मिट्टी के नीचे मौजूद रहता है। और रिवर लेक्स में 0.25% पानी क्या है, मौजूद है। तो यही पानी क्या होता है, एवापोरेट होता है और होके वो आसमान में जाके बादल बनता है, फिर उसमें से बारिश होता है और हम लोगों के धरती को फिर से पानी मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी हम लोगों के वाटर रिसोर्सेस है, इसको बचाना, इसको बर्बाद होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसका सही से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।